गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गायत्री पीजी कॉलेज साचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा लेक्चर बीएससी पार्ट 3 के पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से है और आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हैम्बर्ग हाइपोथेसिस। इसको हम क्लोराइड शिफ्ट इस नाम से भी जानते हैं। अच्छा, टॉपिक को पढ़ें उससे पहले हमारा डिस्कशन ये रहेगा कि ये टॉपिक बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, उससे रिलेटेड है। ओके, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि हमारी बॉडी में CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है, जो परिवहन है, उसके 3 मेथड्स हैं, यानी 3 विधियों के द्वारा CO2 के परिवहन की क्रिया होती है। ओके, नंबर 1 कि अप्रोक्सीमेटली 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट बाई कार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है। एक तरीका हो गया। नंबर 2 अप्रोक्सीमेटली 25% CO2 हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन है, उस हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड हो जाती है और इसी फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो वो लगभग 25% है। और लास्ट, CO2 की कुछ मात्रा प्लाज्मा में वाटर के साथ रिएक्ट करती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है H2CO3 और अप्रोक्सीमेटली 5% CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा में H2CO3 की फॉर्म में होता है। तो 3 मेथड्स हो गए CO2 के ट्रांसपोर्ट के, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर, और फाइनली कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में प्लाज्मा में। लेकिन CO2 का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट होता है HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है क्लोराइड शिफ्ट, वो इसी से संबंधित है कि CO2 का जो 70% ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हो रहा है। ओके, इस क्लोराइड शिफ्ट की जो कंप्लीट मैकेनिज्म है इसके बारे में जैकब हैम्बर्गर नामक वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए उनकी रेस्पेक्ट में इस मैकेनिज्म को हैम्बर्गर हाइपोथेसिस या मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो समझते हैं ये मैकेनिज्म होता क्या है और लास्ट में हम फाइनली समझेंगे कि आखिर क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट बॉडी में थी क्यों। ओके, यहां पर मैंने एक आरबीसी को शो किया है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये एक आरबीसी को शो किया गया है। तो अगर मैं थोड़ा देखूं तो एक इमेजिन करें कि एल्वीलॉय जो है वायु कुप्पी का है, जो लंग्स में है। तो जब इंस्पायरेशन की प्रोसेस हुई, एटमॉस्फियर से ऑक्सीजन एल्वीलॉय में एंटर करेगी और इस एल्वीलॉय के चारों ओर पल्मोनरी कैपिलरीज प्रेजेंट है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट से पंप होके यहां पर आया है।
अब यहां पर एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हुआ। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में एंटर करेगी और CO2 अपोजिट डायरेक्शन में यानी कैपिलरी से एल्वियोलाई में एंटर करेगी। ये सब कुछ जो एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और CO2 का, ये गैसों के जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, उस पर डिपेंड करता है और सिंपल डिफ्यूजन, सामान्य विसरण के द्वारा ये आदान प्रदान हो रहा है। फिर अब ये जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था पल्मोनरी कैपिलरी में, अब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, हार्ट में एंटर करेगा, हार्ट से इसे पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाएगा। तो मैंने यहाँ डायग्राम में ये एक टिश्यू बनाया है और टिश्यू के कांटेक्ट में ये एक पल्मोनरी है, ये कंप्लीट एक पल्मोनरी है, सॉरी कैपिलरी है, ये केशिका बनाई है। इस केशिका के अंदर प्लाज्मा भी है, RBC भी है, WBC भी है, प्लेटलेट भी है। तो ऐसा हम कहें, सिंपली समझें तो हम क्या समझेंगे, यहाँ पर ये टिश्यूज हैं, सेल्स हैं और ये सेल्स कांटेक्ट में है कैपिलरीज के साथ, केशिकाओं के साथ। केशिकाओं में प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट सभी प्रेजेंट हैं। क्या हुआ कि टिश्यूज के अंदर या जो सेल्स हैं उनमें मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई और मेटाबॉलिक प्रोसेस के कारण उन्होंने CO2 को रिलीज किया और ये CO2 इन टिश्यूज से या इन सेल्स से होकर कैपिलरी में एंटर करेगी। एंटर किया तो सबसे पहले ये एंटर करके प्लाज्मा में आएगी, यहां पर आई, और देन प्लाज्मा से ये RBC में एंटर कर जाएगी। तो फाइनली क्या हुआ कि जो CO2 सेल्स में बनी उपापचयी क्रियाओं के दौरान, वो CO2 उस सेल से एंटर करेगी कैपिलरी के अंदर। पहले कैपिलरी की प्लाज्मा में आएगी एंड देन फाइनली वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड की RBC में एंटर कर जाएगी। ये मैंने यहां पर RBC को रिप्रेजेंट किया, ये पूरी RBC है। तो CO2 RBC में आ गई। ठीक। नंबर 2, अब RBC में ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगी। तो CO2 और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे। एक एंजाइम यहां पर प्रेजेंट है, नाम याद करना है हमें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे और वो बनाएंगे H2CO3 कार्बोनिक एसिड को बनाएंगे। कार्बोनिक एसिड बन गया। अच्छा, यहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज को अपना काम करने के लिए जिंक की प्रेजेंस चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन जिंक की प्रेजेंस में और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा कैटलिस्ट होती है ये प्रोसेस। अब H2CO3 का आगे फिर डिसोसिएशन, विघटन हुआ, वो भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ही होगा और H2CO3 टूटेगा और वो बनाएगा H+ आयन, प्रोटॉन, और प्लस बाई कार्बोनेट आयन HCO3-। तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड का विघटन हुआ, H+ आयन बन गया, प्लस HCO3- आयन बन गए। तो यहां तक ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। अब क्या होगा कि जो प्रोटॉन थे, H+ था, वो जाकर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा। हीमोग्लोबिन एक बफर का काम करता है। H+ इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा और हीमोग्लोबिन बफर का काम कर रहा है, इसलिए किसी भी प्रकार के pH के चेंज को यहां पर नहीं होने देगा, pH मेंटेन करके रखेगा। अब जो बाई कार्बोनेट आयन है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि CO2 और H2O लगातार क्रिया कर रहे हैं। H2CO3 बन रहा है, उसका भी विघटन हो रहा है,
H प्लस आयन बन रहे, HCO3 माइनस यानी बाई कार्बोनेट आयन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो बाई कार्बोनेट आयन है वो इस आरबीसी से निकलकर बाहर यानी प्लाज्मा में एंटर कर जाएंगे। अच्छा, यहां बाई कार्बोनेट आयन ही बाहर क्यों गए? H प्लस आयन भी जा सकते थे। तो ध्यान रखना है कि आरबीसी या जो इरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो किसी भी पॉजिटिव आयन के लिए परमिएबल नहीं है, यानी H प्लस आयन बाहर नहीं जा सकते। तो ना तो कोई पॉजिटिव आयन आरबीसी से बाहर जा सकता है और ना ही प्लाज्मा से कोई पॉजिटिव आयन आरबीसी के अंदर एंटर कर सकता है, क्योंकि आरबीसी की झिल्ली मेम्ब्रेन पॉजिटिव आयन के लिए इम्परमिएबल है, वो किसी को अंदर आने नहीं देगी। तो बाइकार्बोनेट आयन बाहर गए, वो निगेटिवली चार्ज्ड आयन है। तो बैलेंस के लिए एक निगेटिव आयन अंदर आना चाहिए। तो बाइकार्बोनेट आयन जब बाहर गए तो बैलेंस के लिए क्लोराइड आयन की अंदर एंट्री हुई। तो क्लोराइड आयन अंदर इसलिए आए ताकि वो आरबीसी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सके। तो क्लोराइड अंदर आए हैं, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोराइड शिफ्ट नाम दिया गया। पहली बार इस मैकेनिज्म की स्टडी H. जैकब हैम्बर्गर ने की, इसलिए इसे हैम्बर्ग हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक ठीक आपको समझ में आया होगा। अब नंबर 2, CO2 बाइकार्बोनेट के साथ साथ हमने कहा था वो हीमोग्लोबिन के साथ भी जुड़ सकती है और उस रूप में भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो थोड़ा हिस्सा इसका हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम नहीं है, इसलिए वहां कार्बोनिक अम्ल बहुत कम मात्रा में बनता है। अगर बनेगा भी, अगर मान लो ज्यादा मात्रा में बने तो उसके विघटन से H प्लस आयन बनेंगे। तो प्लाज्मा में तो हीमोग्लोबिन है नहीं, तो H प्लस आयन के बढ़ने से ब्लड का पीएच अचानक से कम हो जाएगा। H प्लस आयन बढ़ते जाएंगे, पीएच घटता जाएगा। तो पीएच इतना कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लड का पीएच तो 7.4 कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए भी प्लाज्मा में H2CO3 के रूप में CO2 का ट्रांसपोर्ट बहुत कम, केवल 5% ही होता है। इसलिए वहां पर कोई कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, वो आरबीसी में प्रेजेंट है। इसलिए आरबीसी में ज्यादा मात्रा में CO2 एंटर करेगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज द्वारा वो H2CO3 में बदलेगी, फिर उसका विघटन होगा, HCO3 माइनस आयन बनेंगे, H प्लस आयन बनेंगे। H प्लस आयन ऐसे जाकर हीमोग्लोबिन से जुड़ेंगे ताकि पीएच में चेंजेस नहीं हो, और ये बाइकार्बोनेट आयन बाहर गए और उसके बदले में एक क्लोराइड आयन अंदर एंटर कर जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया? ये क्लोराइड शिफ्ट के बारे में था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी प्रोसेस क्यों की गई, क्लोराइड शिफ्ट यानी क्लोराइड अंदर क्यों आया? तो इसका सीधा सा कारण ये है कि जो क्लोराइड शिफ्ट का मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, वो जो आरबीसी है उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन बनाए रखने का काम करती हैं, कि ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रलिटी बनी रहे, कि एक माइनस बाहर गया, एक निगेटिव चार्ज, तो उसको बैलेंस करने के लिए ही क्लोराइड माइनस अंदर एंटर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट में हमने ये थोड़ा सा डिस्कशन किया है कि ये लिखा है कि आरबीसी के अंदर CO2 वाटर के साथ कंबाइन कर जाती है, H2CO3 बनाती है, फिर उसका डिसोसिएशन होगा, H प्लस आयन और HCO3 माइनस यानी बाइकार्बोनेट आयन बन जाएंगे। ये सब कुछ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। अब ये बाइकार्बोनेट जो आयन है वो बाहर चले जाएंगे, बाहर का मतलब है आरबीसी से प्लाज्मा में चले जाएंगे, वहां पर जाके वो सोडियम से कनेक्ट हो जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं। इसी फॉर्म में CO2 का 70% ट्रांसपोर्ट होता है। देन जब एक बाइकार्बोनेट आयन बाहर गया है, प्लाज्मा में गया, तो प्लाज्मा से एक क्लोराइड आयन अंदर एंटर कर जाएंगे ताकि वो उसको बैलेंस कर दे। तो ये बैलेंस हो गया। तो इसी बैलेंस को हमने क्लोराइड शिफ्ट कहा है। प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में क्लोराइड आयन
और बाई कार्बोनेट आयन का जो एक्सचेंज हो रहा है ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, उसी घटना को हमने क्लोराइड शिफ्ट नाम दिया है। और इस फिनोमिना को हैम्बर्गर, हमने कहा था एच जैकब हैम्बर्गर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया, इसलिए इसे हैम्बर्ग हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो एक शॉर्ट नोट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, तो आप इसे अच्छे से एग्जाम में कर पाएंगे। थैंक यू।